एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके बच्चों। आज की कहानी जो मुझे सुनानी है आप सुनेंगे शिप्रा मैम की जबानी बच्चों। इट्स ऑल अबाउट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, एक एक हार्मोन पढ़ाया। आई होप कि वो कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम उसके बचे हुए पार्ट को कंप्लीट करेंगे। देन विल मूव टू द थायराइड ग्लैंड। आई विल ट्राई कि इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि हो जाए, पर अगर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड द थायराइड ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं विद फुल एंथुसियाज्म। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कलेक्टिवली विद द इन्फंडिबुलम, इट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये जो है ये एक ऐसा बिगड़ैल संतान है जो कोई काम नहीं करता। ये जो है तो माँ बाप की छाती पर मूंग धरने वाले वो बच्चे हैं जो कोई काम नहीं करना चाहते। बस ये है कि समाज में उन बच्चों को एक अच्छा परफेक्ट रैंक दिलाने के लिए माँ बाप सारा काम करते हैं और बच्चा को क्रेडिट देते जाते हैं। यही है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम बच्चों। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन नहीं बनाता है, ये बात आपको याद रखनी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो भी हार्मोन बनाते हैं वो हार्मोन एक्चुअली हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाए जाते हैं और कुछ न्यूरॉन्स के थ्रू ये दे दिए जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम है ले थू, सिर्फ वो थूकने का काम, मतलब कि हार्मोन निकालने का काम करता है बच्चों। ठीक है, तो आज की कहानी बहुत मजेदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आई नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम। ये जो मैंने फ्रंट पेज पर डायग्राम लगा रखा है, आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिस इज द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम से एंटीरियर लोब एंड द पोस्टीरियर लोब। वी हैव कंप्लीटेड द एंटीरियर लोब। चलिए हम लोग डायग्राम से शुरू कर लेते हैं कहानी, क्योंकि हमको शुरू ही करना है। चलिए, सो लेट मी मेक, दिस इज द हाइपोथैलेमस बच्चों। ये क्या है अपना हाइपोथैलेमस। आज हम एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ मैं एंटीरियर पिट्यूटरी बना रही हूँ। हाइपोथैलेमस से एक डंडा आपको बाहर करना है बच्चों। द डंडा इज नोन एज इनफंडिबुलम पिट्यूटरी स्टाक भी हम लोग इसको कहते हैं। लेट मी लेबल दिस ऑल्सो। साथ ही साथ लेबल करते जाते हैं तो हम लोगों को परेशानी नहीं होगी। दिस इज द इनफंडिब्यूलम। ठीक है, ये क्या है बच्चों? इनफंडिब्यूलम है। ठीक है, अब इनफंडिबुलम से क्या बाहर आता है? इससे बाहर आता है एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर लोब। लेट मी मेक, दिस इज द एंटीरियर लोब एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर लोब। ठीक है, लेबल कर ले इसको भी, कोई परेशानी तो नहीं। Okay, so this is the posterior lobe. Posterior lobe with the infundibulum is called as neurohypophysis. So this is the posterior lobe and this one, थोड़ा सा मैं बड़ा बनाती हूँ infundibulum ताकि मुझे परेशानी ना हो, क्योंकि मेरे को इसमें क्लियर आपको लोब्स दिखाने हैं। ठीक है, ये हो गया। And let me make the lobes. This is the anterior lobe and this is the posterior lobe. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, डन हो गई। यार ये लोब तो बड़े ही गंदे बने। टिंग 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 टिंग। ठीक, डन। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। ये वाला भी लोब अपन मेंशन कर ही लेते हैं, इसको क्यों छोड़ रहे हैं। सो दिस इज द एंटीरियर लोब। ठीक है, सो ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर वी हैव क्लियर्ड। वी हैव डन विद द एंटीरियर पिट्यूटरी, इट्स सर्कुलेशन, इट्स कहानी, सब कुछ कर लिया है हम लोगों ने। और साथ ही साथ लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हाइपोथैलेमिक हार्मोन के बारे में भी पढ़ा दिया था कि हाइपोथैलेमस जो होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर निकल रहे हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ पर क्या है बच्चों? दिस इज द पार्स डिस्टालिस एंड दिस इज द पार्स इंटरमीडिया। आपके पीछे वाले लोब में एक फंक्शनल पार्ट होता है या एक लोब होता है। दिस इज कॉल्ड एज पार्स नर्वोसा। दिस इज कॉल्ड एज मेरे बच्चों पार्स नर्वोसा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? पार्स नर्वोसा। चलिए आगे शुरू करते हैं कहानी। अब ध्यान से देखो, ये कहानी सबको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब देखो क्या होता है। हाइपोथैलेमस में होते हैं कुछ न्यूरॉन्स। ठीक है, हाइपोथैलेमस में मेरे बच्चों होते हैं कुछ न्यूरॉन्स। लेट मी मेक सम न्यूरॉन्स। यहाँ पर मैंने बना दिए कुछ न्यूरॉन्स। ओके, ये न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? इन न्यूरॉन को हम कलेक्टिवली, एक्सॉन नहीं बनाया अभी न्यूरॉन का, इन न्यूरॉन को कलेक्टिवली हम हाइपोथैलेमस में कुछ स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सेल, द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इनटू द
पढ़ाया था आप लोगों को मैंने, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कहाँ है, ब्रेन के पार्ट में ही है, तो इसको हम न्यूक्लियस कह सकते कि नहीं कह सकते। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का न्यूक्लियस है, ठीक है। आपको ये इसका नाम याद हो तो भी ठीक है, नहीं याद हो तो भी ठीक है। इट इज कॉल्ड एज पैरावेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियस। जगह नहीं बची। दिस इज अ न्यूक्लियस। The name of the nucleus is the paraventricular nucleus, ठीक है। ओके, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस लिखा है यहाँ पे। इस न्यूक्लियस को याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब ये द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। लुक एट दिस, दिस इज द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। अब मेरे बच्चों, ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज कोई ना कोई हार्मोन बना रही होंगी, अरे बोलो ना, बना रही होंगी कि नहीं बना रही होंगी। तो इन ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज के, इस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन की सेल बॉडीज में क्या चल रही है, हार्मोन सिंथेसिस। व्हाई वी कॉल्ड एज हार्मोन, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ये इन्हें हम हार्मोन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अपना सिक्रीशन दो न्यूरॉन के गैप में नहीं दे रही है। ये कहाँ दे रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्स नर्वोसा पार्ट में दे रही है। तो हम इसे न्यूरोट्रांसमीटर कब कह सकते थे, जब ये क्या करे, आपके दो न्यूरॉन के बीच में अपना सिक्रीशन निकाले। पर यहाँ पे दो न्यूरॉन के बीच में तो सिक्रीशन हो नहीं रहा है, यहाँ पर तो जो भी सिक्रीशन हाइपोथैलेमस दे रहा है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पार्ट में निकल रहा है। अब ऐसे भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं मेरे बच्चों जो हार्मोन की तरह बिहेव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया डोपामाइन। डोपामाइन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, PIT, जो आपका क्या पढ़ाया था मैंने आपको उसमें कि डोपामाइन जो है उसी की तरह हम लोगों के पास एक इनहिबिटरी हार्मोन भी होता है, ठीक है। ये इनहिबिटरी हार्मोन जो होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो होता है, ये डोपामाइन जैसा ही होता है। ये हार्मोन की तरह और एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव कर सकते हैं। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये सब जो कुछ जैसे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन आर द हार्मोन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन आर द न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये है कि जैसे, पर ये हार्मोन की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। पर यहाँ पर ये क्या है, हार्मोन है। अब मेरे बच्चों, इससे क्या बाहर निकलेगा, ऑब्वियसली इससे क्या बाहर निकलेगी, इससे बाहर निकलेंगे इनके एक्सॉन्स। इससे क्या बाहर निकलेंगे, इनके एक्सॉन्स बाहर निकल गए। ये एक्सॉन बाहर निकाले मैंने, इसका भी एक्सॉन बाहर निकाला मैंने, ये निकल रहा है एक्सॉन। अब यहाँ जगह नहीं है पर ठीक है, ठीक। तो ये इनके एक्सॉन्स बाहर आ गए। अब ये जो भी हार्मोन बना रहे हैं अपने सेल बॉडीज के अंदर मेरे बच्चों, ये जो भी हार्मोन बना रहे हैं, ये अपने एक्सॉन से नीचे लेके आ रहे थे। इसी के साथ साथ आपने एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या पढ़ा था, एंटीरियर पिट्यूटरी में एक्सॉन फेक्सॉन नहीं आता है। एंटीरियर पिट्यूटरी में जो भी हार्मोन हाइपोथैलेमस से आ रहा है मेरे बच्चों, वो ब्लड के थ्रू आता है। एंड द पर्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज प्रेजेंट एट द एरिया ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। ये बात मैंने चीख कर 2 बार 3 बार आपको पढ़ा चुकी है, प्लीज इसको रट लीजिएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन की डिलीवरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन की डिलीवरी का जो कहानी है वो बहुत अलग है, ठीक है। अब ये एक्सॉन जो है ये कहाँ पर जाएंगे, ये जाएंगे पार्स नर्वोसा, मतलब कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जाएंगे, ठीक है। अब समय आने पर ध्यान से समझो, मान लो यहाँ पे ब्लड वेसल पड़ी हुई, ध्यान से देखें, गौर से देखो इस प्राणी को, यहाँ पर क्या पड़ी हुई है, आपकी ब्लड वेसल इस तरीके से पड़ी हुई है। समय आने पर ये एक्सॉन ऐसे स्टोर करके रखे रहेंगे। ये वो मम्मी है, ठीक है, हाइपोथैलेमस इज अ मम्मी, जो अपने बेटे के लिए बड़ी पॉजिटिव है। वो अपने झोली में पैसों को समेट के रखती है। उसके दोस्त जैसे ही आते हैं तो वो उसके बेटे को गरीब ना समझे, इसलिए वो अपने बेटे को सारा पैसा यहाँ निकाल कर दे देती है और फिर सारा बेटा जो है वो पैसा अपने दोस्तों की पार्टी में उड़ा देता है। इट मीन्स टू से दैट कि वो अपने हॉर्मोन्स को जो उसकी मम्मी मतलब हाइपोथैलेमस बना के दे रही थी, वो उसे ब्लड में मिला देता है और ब्लड के माध्यम से ये हार्मोन बॉडी पार्ट्स में जाता है। पर जैसा कि आपको पता है कि हर बॉडी पार्ट में हर हार्मोन का फंक्शन हो बच्चों, ये जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर हार्मोन हर बॉडी पार्ट में वर्क करे। कुछ हार्मोन्स की बात छोड़ूंगी मैं, ठीक है। ये हार्मोन उन्हीं बॉडी पार्ट्स में वर्क करेंगे जहां पर उस हार्मोन के लिए रिसेप्टर होगा। समझ आ गई बात? नाउ सो ये समझ गए काम कैसे करते हैं। नाउ अब मैं बात कर रही हूं द हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। हार्मोन क्या है इसकी बात, हार्मोन सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। आई लिखना मैं हर बार इसमें भूल जाती हूँ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो कोई हार्मोन तो बना रही है। पहले ये पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने को यही पॉइंट लिखना चाहिए बच्चों कि
पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आई होप इट इज विजिबल, ओके यहीं से लिख देती हूँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी never synthesized any hormone, ठीक है, किसी हार्मोन को सिंथेसाइज्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, it always delivered those hormones to blood which are received by hypothalamus। ये पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन नहीं सिंथेसाइज करती, ये सिर्फ उन्हीं हार्मोन को ब्लड में डिलीवर करती है जो हाइपोथैलेमस से रिसीव किए जाते हैं, ठीक है। अब हाउ मेनी हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी डिलीवर, ये भी बात कर लेते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेसिकली 2 प्रकार के हार्मोन्स निकालती है, ठीक है। वन इज बच्चों, वन इज ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड वन इज द वैसोप्रेसिन, ठीक है, वैसोप्रेसिन, ठीक है, ओके। पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 प्रकार के हार्मोन निकालती है, वन इज ऑक्सीटोसिन, सेकेंड वन इज द वैसोप्रेसिन। आइए देखते हैं, हम लोग देखते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। अब शुरू करते हैं ऑक्सीटोसिन। अब हर न्यूरॉन जो आपके हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है, ध्यान से देखें, हर न्यूरॉन जो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है मेरे बच्चों, वो ऑक्सीटोसिन निकाले, ये ज़रूरी तो नहीं। तो ये जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होते हैं यही ऑक्सीटोसिन निकालते हैं। याद नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं, पता आपको, पर आपको पता होना चाहिए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले जो 2 हार्मोन है उसमें पहला है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हर न्यूरॉन निकाले ये जरूरी नहीं है, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स निकालते हैं। द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी इज कॉल्ड एज पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। अब आइए, ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। देखिए क्या करता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसे कैसे याद दिलाना चाहती हूँ। इसके 2 फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन के 2 फंक्शंस हैं। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था प्रोलैक्टिन के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए हाइपोथैलेमस से, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्या बोल रही हूँ मैं, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, ठीक है, जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब मैं इसको डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपना गला लास्ट क्लास में बहुत खराब किया, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से मेरे बच्चों एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, ये हो गई एपी। ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। देन एंटीरियर पिट्यूटरी मेरे बच्चों क्या हार्मोन निकालती है, देन एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन कहते हैं इसको, हम मैमोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड पर काम करने वाला ट्रॉफिक हार्मोन। और आपको पता है कि कहीं भी ट्रॉफिन वर्ड आता है, ट्रॉपिक वर्ड आता है, तो इट इज रिलेटेड विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन निकाला विच इज कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया, एंटीरियर पिट्यूटरी पर उसने जो है मैमोट्रॉफ सेल को मैसेज दिया, मैमोट्रॉफ सेल ने प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाना शुरू किया, ठीक है। अब मेरे बच्चों ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये कहाँ पर जाएगा बोलिए, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जाएगा ब्लड वेसल्स में, ठीक है, ब्लड वेसल्स में गया। ध्यान से समझते जाना मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं, पूरा एक्शन समझा रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने ये समझा दिया था पर ठीक है समझा देती हूँ। अब ये गया ब्लड वेसल्स में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बनी हुई है बच्चों, दिस इज आर मेमोरी ग्लैंड। थोड़ी बड़ी बनाती हूँ मेमोरी ग्लैंड, चीटी घूम रही मेरे बोर्ड पे एक है ना, ओके। सो दिस इज द मेमोरी ग्लैंड,
ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। अब इन ब्लड वेसल्स के माध्यम से, आ जाओ इधर, इधर देखो बेटा, इधर आ जाओ, ध्यान से देखना। अब ये ब्लड वेसल्स जो हैं यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल्स जो है यहाँ पर आ गई और कैपिलरीज में ऐसे डिवाइड हो गई, ठीक है। जो भी है कलर अपन बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आपके ब्लड वेसल्स में ऐसे ऐसे होते हैं अपने एल्विलाइज, ठीक है। दिस इज द एल्विलाइज, ठीक है। ये ब्रेस्ट एल्विलाइज है, एल्विलाइज, ठीक है, ओके, ठीक। ये हार्मोन जो बनाया है प्रोलैक्टिन आपने, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन यहाँ पर पूरे में भर जाएगा और यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगी, मिल्क को किस कलर से बना दे, लेट मी मेक द मिल्क ब्लैक कलर से बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मिल्क का सिंथेसिस शुरू हो जाएगा। समझ में आई बात? दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलाई। मैं आपको पता है, अगर आपको पढ़ना है तो 10th क्लास में ब्रेस्ट का लेक्चर है, ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये घूमते हुए गया, दिस इज पूरा प्रोलैक्टिन है, मान लो ये मिल्क कलर बना दिया यार। तो ये पूरा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ऐसे 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 पूरा घूमते हुए जा रहा है, ठीक है। अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है कैपिलरीज के माध्यम से किसको रिलीज किया जाएगा, एल्विलाइज को। जैसे ही एल्विलाइज को सिग्नल मिलेगा, द एल्विलाइज स्टार्ट मेकिंग द मिल्क, ठीक है। यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगी भाई, सिंथेसिस ऑफ मिल्क, ठीक है। क्या हो जाएगी, सिंथेसिस ऑफ मिल्क, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ मिल्क शुरू हो जाएगी। और पूरे में ल्यूमेन ऑफ एल्विलाई में, ल्यूमेन ऑफ एल्विलाई फिल्ड विथ द मिल्क। समझ में आ गई बात? तो मिल्क इस तरीके से सिंथेसाइज होता है। समझ आ गई बात? अब ध्यान से सुनना अगली बात। तो ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज द सिंथेसिस ऑफ मिल्क। दूसरे कलर से लिखती हूँ, ये पूरी कहानी क्या है, सिंथेसिस ऑफ मिल्क। इस तरीके से मिल्क सिंथेसाइज होता है मेमरी ग्लैंड में। पर अब ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। अब होता क्या है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, कौन सा कलर लूँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकला। द नेम ऑफ द हार्मोन इज कॉल्ड एज व्हाट, द नेम ऑफ द हार्मोन इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। और पता है ऑक्सीटोसिन कब निकलता है? ऑक्सीटोसिन तब निकलता है जब बच्चा दूर रो रहा हो, माँ बड़ी परेशान हो रही हो बच्चे के लिए, बहुत देर से बच्चे को देखा ना हो, बच्चे पे बड़ा प्यार आ रहा हो, तो ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन निकलने लगेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और ब्लड के माध्यम से यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। ये ब्लड के माध्यम से ऑक्सीटोसिन यहाँ चला आ रहा है, ठीक है। ये रेड कलर से मैंने क्या बनाया है, रेड कलर से मैंने आपको हार्मोन बना के दिखाया प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन से क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ मिल्क हुई, ठीक है। और कौन सा, ब्लू कलर से ये ऑक्सीटोसिन चला आ रहा है, ये ऑक्सीटोसिन चला आ रहा है, ठीक है। और ये ऑक्सीटोसिन चारों तरफ फैल गया, ठीक है। ये पूरा ऑक्सीटोसिन फैल गया। ध्यान समझते जाना, पूरा मैकेनिज्म है, एक तरफ सिंथेसिस ऑफ मिल्क है और एक तरफ इजेक्शन ऑफ मिल्क है। ये ऑक्सीटोसिन पूरे में फैल गया, डन हो गई इतनी बात, ठीक। अब क्या होगा, देन ऑक्सीटोसिन स्क्वीज द एल्विलाइज, ठीक है। यहाँ पर डक्ट्स होंगी बहुत सारी। देन ऑक्सीटोसिन विल स्क्वीज द एल्विलाइज, वो इफेक्ट है उसका, एंड ऑल द मिल्क, ठीक है, ब्लैक कलर से बना मिल्क, एंड ऑल द मिल्क विल केम आउट फ्रॉम द निप्पल। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं। एंड दिस इज द इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क। समझ आ गई इतनी बात, क्या बोला मैंने? सो एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन्स की वजह से, ठीक है, कौन कौन से, एक प्रोलैक्टिन की वजह से और एक ऑक्सीटोसिन की वजह से, ठीक है, हमें दो, एक प्रोलैक्टिन की वजह से एंड सेकेंड वन ऑक्सीटोसिन की वजह से हमें सिंथेसिस ऑफ मिल्क और इजेक्शन ऑफ मिल्क होता है। कई बार ऐसा होता है कि माँ के जैसे मिल्क तो सिंथेसाइज हो जाता है ब्रेस्ट में प्रोलैक्टिन की वजह से, पर इजेक्ट आउट नहीं होता। तो ऐसी कहानी में हम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दे देंगे तो इजेक्शन शुरू हो जाता है। डन, मिल्क सिंथेसिस, मिल्क इजेक्शन, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी। तो हमने पढ़ लिया ऑक्सीटोसिन का पहला फंक्शन, विच इज द फर्स्ट फंक्शन, विच इज द इजेक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। पहला फंक्शन हमने पढ़ लिया, ठीक है मेरे बच्चों। आइए
अब हम अगला फंक्शन कर रहे हैं. सो वी हैव डन विद द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द ऑक्सीटोसिन विच इज़ द इजेक्शन ऑफ मिल्क. मैंने आपको बताया कि क्या है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के काम, फिर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से एंटीरियर पिट्यूटरी की वजह से मिल्क सिंथेसाइज होता है और किस तरीके से पोस्टीरियर पिट्यूटरी की वजह से मिल्क इजेक्ट आउट होता है. अब आगे की बात करते हैं. सो पहला फंक्शन इज द डन. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज द ऑक्सीटोसिन का दूसरा फंक्शन इज द सेकेंड फंक्शन की बात कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ uterine muscle, contraction of uterine muscle during the delivery of baby. बेडी लिखते हैं देखो, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी. ठीक है. अल्टीमेटली द वर्क ऑफ ऑक्सीटोसिन इज व्हाट बच्चों, अल्टीमेटली जो ऑक्सीटोसिन का वर्क है वो कॉन्ट्रैक्शन कराना ही है. आ गई बात समझ में. अल्टीमेटली द वर्क ऑफ ऑक्सीटोसिन इज टू कॉन्ट्रैक्ट समथिंग. ठीक है. चलिए इसके लिए बनाते हैं थोड़ी सी कहानी. थोड़ा सा ही बनाऊंगी, ज़्यादा डिटेल डायग्राम बनाने का मेरा मन नहीं है इसका. ओके ठीक. अब ध्यान से समझो बात को, क्या बोल रही हूँ मैं, है ना. ये देखो ठीक. ये है आपका सपोज दैट यूट्रस. यूट्रस एग्जैक्टली पेयर शेप बनानी है बट लेट इट बी. ठीक. ध्यान से देखना है ना. ये है आपका यूट्रस. 12th क्लास के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में व्हाट यू हैव टू लर्न, क्या लर्न करना है. 12th क्लास के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेरे बच्चे ये लर्न करेंगे कि यूट्रस की में 3 दीवारें होती हैं. पहली दीवार हाइलाइटर से बना रही हूँ. यूट्रस में 3 दीवारें होती हैं बच्चों. एक दीवार हुई ये, दूसरी दीवार हुई ये, थोड़ा कलर कर देती हूँ ताकि थोड़ा डार्क दिखे आपको, एंड तीसरी दीवार हुई ये. ठीक है. सो यूट्रस में वी हैव बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वॉल्स. फिर ऑरेंज, थोड़ा ऑरेंज वाले को और मोटा बनाते हैं ना, क्योंकि इसी से अपने को काम है. एंड द इनर वन इज द रेड. ठीक है. इतनी बात क्लियर हुई. सो यूट्रस में बेसिकली वी हैव 3 वॉल्स. ठीक है. ये 3 वॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं, 3 वॉल्स होती हैं. ठीक है. अब तीनों वॉलों में हमको मतलब नहीं है ना. द मिडिल वन लेयर इज कॉल्ड एज, मेरे बच्चों, मायोमेट्रियम. मिडिल वाली लेयर को हम कहते हैं मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम. ठीक है. और यहाँ पर हमारा बच्चा फंसा हुआ है. ठीक है. अब बच्चा कैसे बनाऊँ यार. ठीक है. ऐसे ऐसे बना देती हूँ. चलो, ये हमारा बच्चा फंसा हुआ है. डन. ठीक है. एम्बिलिकल कॉर्ड हो गई, ये प्लेसेंटा हो गया. ठीक. ये फंसा हुआ है. समझ में आई बात. अब होता क्या है कि 9 मंथ्स के बाद, ध्यान समझना, 9 मंथ्स के बाद क्या होगा. 9 मंथ्स के बाद आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होगी वो एक हार्मोन निकालेगी. द नेम ऑफ द हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन. ठीक है. ये ऑक्सीटोसिन जो है ये घूमता फिरता कहाँ, ब्लड के माध्यम से. ये ऑक्सीटोसिन ब्लड के माध्यम से ट्रैवल करता हुआ यूट्रस के अंदर पहुंच जाएगा. क्या बुरा बनाया ना मैंने. हाँ. ये ऑक्सीटोसिन जो यहाँ बना हुआ है ये ब्लड के माध्यम से यहाँ पे पहुंच जाएगा. ठीक है. पहुंच गया ऑक्सीटोसिन, ये पहुंच गया. डन. और ये ऑक्सीटोसिन यूट्रस की दीवारों पर रिलीज होगा. अब क्या वर्क होगा वो ध्यान से देखो, क्या बोल रही हूँ मैं. पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एक्चुअली ऑक्सीटोसिन का वर्क क्या होता है पता आपको. ऑक्सीटोसिन का वर्क है कॉन्ट्रैक्शन कराना. ठीक है. कॉन्ट्रैक्शन कराना, चाहे ब्रेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन कराना हो टू मिल्क इंजेक्शन. यहाँ पर आपका जो यूट्रस होगा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा. समझ आ गई बात. तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा जिससे ये बेबी इजेक्ट आउट हो जाएगा. ठीक है. एक और हार्मोन होता है इसी के साथ, रिलैक्सिन.
रिलैक्सिन जो होता है वो सर्विक्स की दीवारों को रिलैक्स करता है। समझ में आई बात? तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीटोसिन की मदद से यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो मायोमेट्रियम वाली वॉल होती है ये जो होती है बिल्कुल अलग हो जाती है। जैसे किसी भी चीज़ को ना बहुत देर तक आप खिचर पिचर करते रहोगे तो वो टूट जाएगी। तो जो मायोमेट्रियम होता है जिससे आपका पूरा टिश्यूज़ जुड़े होते हैं, एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़, वो सब अलग हो जाते हैं और बेबी के साथ बाहर आ जाते हैं। तो ये क्यों होता है? ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। तो जिन लोगों को नॉर्मल डिलीवरी करनी है, जिन लोगों को और वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन इंजेक्शंस देते हैं ऑक्सीटोसिन के, ताकि बच्चे की डिलीवरी अच्छे से हो सके। इवन ऑक्सीटोसिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। आई बात समझ में? मतलब जैसे बच्चा है और मतलब बच्चा रो नहीं रहा है, बच्चा लेटा हुआ है, पर अगर माँ को लग रहा है कि हाय अरे यार मेरे बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही, तो माँ इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि मेरा बच्चा रो रहा, दौड़ रही, गिर रही, पड़ रही। पर ये इमोशंस को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है। पर बेसिकली इसका वर्क इज द कॉन्ट्रैक्शंस को बॉडी में इनिशिएट करता है फॉर द इंजेक्शन ऑफ मिल्क एंड द डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, इसीलिए हम इसको ना ऑक्सीटोसिन को हम पार्च्यूरेशन हार्मोन भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्च्यूरेशन हार्मोन। ठीक है, पार्च्यूरेशन का मतलब होता है डिलीवरी। तो ऐसा हार्मोन जो डिलीवरी करवाए उसे कहते हैं पार्च्यूरेशन हार्मोन। ये लेयर अगर आपको विजिबल नहीं हो रही है तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। तो मायोमेट्रियम को मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ तो आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ये बीच वाली लेयर है और आगे वाली लेयर भी एक बनाई देती हूँ तो थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। ये हो गई हमारी आगे वाली लेयर। ठीक है, ये 3 लेयर्स होती हैं यूट्रस में और ये हो गई बाहर वाली लेयर। ठीक है, तो ये मैंने 3 लेयर बना दी हैं। विजिबिलिटी आपको अब पता होनी चाहिए। बीच वाली को खींच खाच के, मतलब एक्चुअली हम यूट्रस की पूरी लेयर्स को खींच कर बाहर निकालते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अब मेरे बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन की। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। आइए, ठीक है, ओके। सो जो दूसरा हार्मोन है वो यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ स्पेशल टाइप के न्यूक्लियस से निकलता है। ठीक है, यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ स्पेशल टाइप के न्यूक्लियस से निकलता है। न्यूक्लियस इज व्हाट? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। अब ये जो एक्सॉन्स हैं वो भी इसके पास जाते हैं, ये एक्सॉन्स जो हैं वो भी इसके पास जा रहे कि नहीं जा रहे। और ये जो सेल बॉडीज़ हैं ये निकालती हैं कुछ स्पेशल टाइप के हार्मोन। इस न्यूक्लियस को हम कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। बच्चों ये आएगा नहीं एग्जाम में, पर ठीक है, इसे हम कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से वी हैव रिलीज द ऑक्सीटोसिन एंड वी ओनली। ठीक है, और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से हम एक हार्मोन निकाल रहे हैं। द नेम ऑफ दिस हार्मोन इज व्हाट? ये देखो, ये एक हार्मोन निकाल रहे हैं एंड द नेम, और ये बस वही बात है, यहाँ से निकाला, यहाँ पर ऐसे मिक्स कर दिया और बॉडी ब्लड वेसल से बॉडी पार्ट्स में चला गया जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत है। तो इस हार्मोन का नाम क्या होगा बच्चों? द ब्लू वन हार्मोन इज कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन। बहुत ही प्यारा हार्मोन है, बहुत ही राज दुलारा हार्मोन है, बहुत ही प्यार से काम करता है। ठीक है, इसको हम ADH भी कहते हैं। ठीक है, तो वैसोप्रेसिन या ADH के बारे में आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। ये समझ गए मेरे बच्चे? आओ देखते हैं। सो वैसोप्रेसिन के क्या फंक्शन है आइए डिस्कस कर लें। वैसोप्रेसिन, ठीक है, देखिए NCERT में भी इसका जिक्र किया गया है। लेट मी दिखा दूं मैं थोड़ा सा आपको। ओके, ये देखिए NCERT में भी ये देखिए वैसोप्रेसिन ये दिया हुआ है और इसको हम ADH भी कहते हैं। तो NCERT में भी इसका जिक्र दिया हुआ है। देखो डबल S क्यों लगा दिया मैंने यार, है ना? वैसोप्रेसिन बहुत झोलझाल हो जाता है कभी कभी स्पेलिंग में। ठीक है, वैसोप्रेसिन। आइए देखते हैं फंक्शन इसका क्या है। देखिए सबसे पहले इसके लिए मुझे एक नेफ्रॉन बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेफ्रॉन बनाना पड़ेगा, तभी आपको मैं अच्छे से इसको समझा पाऊंगी। देखो, और ये नेफ्रॉन क्या है बच्चों? ये ऑलरेडी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में सब कहानी जो है डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब सपोज दैट ये मेरी किडनी का नेफ्रॉन है। ठीक है, अब हुआ ये कि मुझे कबड्डी टीम में अपने स्कूल में सिलेक्ट कर लिया गया। ठीक है, जब मुझे कबड्डी टीम में स्कूल में सिलेक्ट कर लिया गया तो
कबड्डी खेलती रही मैं, कबड्डी 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 कबड्डी। अचानक से, बहुत अचानक से नहीं, मतलब पसीना मुझे आ ही रहा था, प्यास मुझे लग ही रही थी, ठीक है, कमज़ोरी मुझे लग ही रही थी, और ऐसा लग रहा था कि सूरज जो है ना ऐसे पाइप डाल के पूरा जो है दिमाग सक किए ले जा रहा है। समझ आ गई बात? तो कंटिन्यूसली जब ऐसी कंडीशन हो आपकी बॉडी में कि और आप जो है तो पानी की अवेलेबिलिटी भी कम है, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है। और अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू होता है तो ऐसा थोड़ी कि बॉडी मर जाएगी, बॉडी तो जीवित रहेगी। इवन अगर हम रेगिस्तान में भी हैं तो हमारी बॉडी जीवित रहती है, जबकि वहाँ पर इतना पसीना, इतनी दिक्कतें रहती हैं। अब यहाँ कहानी ये है कि आपकी बॉडी आपको डिहाइड्रेशन से बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि बॉडी में पानी लॉस ना हो, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। पानी लॉस हो रहा है तो भाई नमक, सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब भी लॉस हो रहे हैं, और अगर ये लॉस हो रहे हैं तो बीपी ड्रॉप हो जाएगा, और अगर बीपी ड्रॉप हो गया तो आदमी लो बीपी हाइपरटेंशन का पेशेंट हो जाएगा और आदमी मर भी सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी कुछ चाल चलती है, ठीक है। वो चाल क्या है आइए देखते हैं मेरे बच्चों। हमारे पास यार एक तो ना यहाँ पे कलर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, ठीक है। सो दिस इज द हाइपोथैलेमस, दिस इज द अरे यार, दिस इज द हाइपोथैलेमस एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकला, द नेम ऑफ द हार्मोन इज कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, ठीक है। आपको पता है कि वैसोप्रेसिन का और दूसरा नाम हमने क्या रखा है? हमने रखा है इसका दूसरा नाम ADH, ठीक है। हमने इसका दूसरा नाम क्या रखा है बच्चों? ADH। ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है कि एंटी डायूरेटिक, आपको पता है डायूरेसिस का मतलब ज़्यादा क्या होता है? व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ डायूरेसिस? आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं। डायूरेसिस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन बहुत ज़्यादा आना, डायूरेसिस मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन आना, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन जो है वो क्या है? एंटी डायूरेसिस है, मतलब डायूरेसिस को रोकता है, ज़्यादा यूरिन को रोक देता है। ज़्यादा यूरिन नहीं निकलेगा, कम यूरिन निकलेगा तो भैया पानी का बचा हुआ रहेगा। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमने निकाला वैसोप्रेसिन, जिसको हम ADH के नाम से भी जानते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ध्यान समझना, अगर यहाँ पर खड़े हुए आदमी को, ठीक है, आई एम नॉट वेरी गुड इन द मेकिंग ऑफ आदमी बट आई एम ट्राइंग टू, ठीक है, नहीं दो यार आदमी नहीं बना रहे, ठीक है। मान लो यहाँ पर जो आदमी है, अरे यार रहने दो मेरे बस का नहीं आदमी बनाना, ठीक है। तो ADH बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, समझना बात को। बहुत ज़्यादा नहीं, जब बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है तब ADH निकलता है, ये लिखना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है तो ADH निकलता है, ठीक है। कहाँ से निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। डन। और ब्लड के माध्यम से ADH कहाँ पर जाएगा? चलिए आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या बनाना है? थोड़ी से ब्लड वेसल्स बनाने हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स बनाओ, ये हम लोगों ने पूरा पढ़ रखा है तो आपको कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए इस पर, ठीक है ना। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये जो ब्लैक वन इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन, ये हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है, मैं बस बता रही हूँ, एक्चुअली इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को एक एक चीज़, एक एक लाइन अच्छे से समझ में आए। समझ आई ना बात? अब क्या होता है, यहाँ से अपना ब्लड आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि अभी क्या हो, बहुत ज़्यादा यहाँ से अपना ब्लड फिल्टर हो रहा है, ठीक है। ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो फिल्टर हो के भैया यूरिन बनाते जा रही है, यूरिन बनाते जा रही है, यूरिन बनाते जा रही है। यूरिन में क्या होता है? यूरिन में होता है बहुत ज़्यादा पानी, ठीक है। यूरिन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा पानी होता है। अब अगर बच्चों बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी लॉस होने लगे तो बॉडी को तो बड़ा घाटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भैया बॉडी को बचाना पड़ेगा। अब ये जो आपका ADH है ये यहाँ से ट्रैवल करता हुआ, ठीक है, ये जो आपका ADH है ये यहाँ से ऐसे व्हाट इज रॉन्ग विद दिस यार, हाँ, तो ये जो ADH है यहाँ से ट्रैवल करते हुए कहाँ पहुँचेगा? तो ये है आपका DCT, ठीक है, ये है आपकी DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, एक है कलेक्टिंग डक्ट और एक है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, DCT लिख दिया मैंने। अब होता क्या है कि यहाँ पर ध्यान समझना, अब ये ADH जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। द ADH विल केम हियर,
यहाँ पर पहुँच गया ADH, ठीक है। ADH बना लें हम लोग, किस कलर से बनाए, ब्लू से बना लेते हैं। ADH यहाँ पहुँच गया, ADH कलेक्टिंग डक्ट में पहुँच गया। ADH will move to the DCT and collecting duct and send the message to the DCT and the collecting duct, please start absorbing the water, otherwise body will very dehydrated and it will cause the death, ठीक है, डेथ कॉज कर सकता है। तो होता क्या एक्चुअली मैकेनिज्म मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है तो मैं नहीं बताऊंगी। तो ये जो ADH होता है ये मेम्ब्रेन परमेबिलिटी DCT की बढ़ा देता है, जिससे जो भी यूरिन में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये सारा जो आपका पर्पल कलर का यूरिन मैंने बनाया हुआ है, ये यूरिन ब्लड में फिर से, मतलब यूरिन में क्या होता है, बहुत सारा पानी होता है और ये पानी पूरा ब्लड में आने लगेगा कलेक्टिंग डक्ट और DCT से, ठीक है, जिससे पानी का लेवल मेंटेन हो जाएगा। तो हाय मैम, जिस यूरिन को हम निकाल रहे हैं उसी को ब्लड में भर दे रहे हैं बेटा, ब्लड से के फिल्टर होने से यूरिन बनता है और यूरिन कोई बुरी चीज़ नहीं है। यूरिन इज़ अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जब तक पूरा यूरिन नहीं बनता जो हमारे ब्लड को ज़रूरी होती हैं, तो हम उसको रिटर्न करते जाते हैं ब्लड को, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा पानी का लॉस होने लगे शरीर में, द बॉडी गेट वेरी 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 डिहाइड्रेटेड, देन व्हाट विल हैपन, द ADH विल सेंड द मैसेज टू द DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। किसको भेजता है, ADH जाता है DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट में। DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट की बच्चों ये क्या बढ़ा देता है, ये बढ़ा देता है मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ठीक है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बढ़ा देता है। जैसे ही मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बढ़ती है वैसे ही एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। किसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, वाटर का एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है और बॉडी डिहाइड्रेशन से बच जाती है। समझ में आई कहाँ इसका एक्शन होता है, कैसे काम करते हैं लोग, डन। कैसे इसका एग्जैक्ट एक्शन है वो ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुकी हूँ, तो आप देख सकते हो, ठीक है, लेक्चर्स वो आप देख लेना, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ाया है मैंने, ठीक, ये समझ गए। तो ADH का काम क्या होता है, वो अभी वैसोप्रेसिन का वर्क नहीं बताया मैंने, अभी मैंने ADH का काम बता दिया। ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इट विल प्रिवेंट, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए, इट विल प्रिवेंट द बॉडी, इट विल prevent the body from diuresis। diuresis मतलब बहुत ज़्यादा आपको क्या होगा, जो यूरिन होता है उसको कहते हैं डायूरेसिस, तो ये डायूरेसिस से बचाता है, ठीक है, ADH कहलाता है, ठीक है, समझ में आई बात। दूसरी बात जो आपको बताती हूँ मैं, अब इसके बारे में हम और बात करते हैं। यहाँ पर आइए देखिए वैसोप्रेसिन का एग्जैक्ट वर्क। वैसोप्रेसिन, जब ध्यान से देखना, बॉडी में जब डिहाइड्रेशन होता है, क्या होता है मेरे बच्चों, डिहाइड्रेशन होता है, और जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, ठीक है, ओके, तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगता है, जो BP होता है वो ड्रॉप होने लगता है, ठीक है ना। BP जो भाई कोई चीज़ भरी रहेगी तो जगह पे प्रेशर बना रहेगा, उस जगह से चीज़ें लॉस होने लगेगी तो BP गिरेगा ना। अब क्या होता है, ये जो वैसोप्रेसिन है, ठीक है, ये वैसोप्रेसिन किसके पास जाता है बच्चों, ये वैसोप्रेसिन जाता है ब्लड वेसल्स के पास, ठीक है, वैसोप्रेसिन कहाँ जाता है बच्चों, ब्लड वेसल के पास, ठीक है, ओके, और ब्लड वेसल के चारों तरफ रिलीज करके ये क्या करवाता है, ये ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है। समझ में आई बात। सो वैसोप्रेसिन विल मूव टू द ब्लड वेसल एंड इट विल कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल, इट विल कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल। समझ आई बात। तो इसीलिए इसका नाम है वैसोप्रेसिन, ठीक है, कहानी आपको क्लियर हो गई ना, पूरी स्टोरी लाइन है ये। वैसोप्रेसिन को हम ADH कहते हैं। जब आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाए या अगर आप बहुत ज़्यादा खेल वेल कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी में बड़ा ही पसीना आता है, ठीक है, और बहुत ही दिक्कत में आते हैं, आपको चक्कर आने लगता है, ऐसा लगता है किसी ने दिमाग को सक कर लिया है। तो बॉडी मरती नहीं है बट बॉडी जीवित रहती है। बॉडी को जीवित रखने के लिए एक संकटामोचन हार्मोन होगा आपके पास, संकटामोचन तो किसी और को कहते हैं पर अभी के लिए तो संकटामोचन यही है, ठीक है। तो एक ऐसा हार्मोन है जो संकट से निवारण करेगा। द नेम ऑफ द हार्मोन इज ADH। इट विल मूव टू द किडनी,
ठीक है। किडनी यूरिन बना रही है तो किडनी को ही बोलोगे ना कि यूरिन ज़्यादा मत बनाओ, नहीं तो मर जाएगा सामने वाला, मेरा ग्राहक, ठीक है, मेरा मालिक मर जाएगा। सो एडीएच जाएगा आपके डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के पास और बोलेगा नहीं पानी बचा लो यार, बहुत लॉस हो रहा है, बेचारा मर जाएगा, ठीक है। पर अगर ये बात समझनी है आपको, आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा खेल लेते हैं, जब बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगने लगती है, ठीक है। तो लोग आपको ग्लूकोज घोल के पिलाते हैं, नमक शक्कर का घोल पिलाते हैं, ओआरएस का घोल पिलाते हैं कि नहीं पिलाते, ताकि फिर से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो सके। तो बीपी ड्रॉप हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा बीपी ड्रॉप हो जाए तो हो सकता है कि आप कोमा में भी चले जाए। समझ में आई बात? जब बहुत ज़्यादा शरीर में बीपी ड्रॉप हो जाता है तो हो सकता है कि शरीर कोमा में चला जाए। तो ऐसी कंडीशन में वैसोप्रेसिन, एडीएच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन, फंक्शन के नाम पर रख दिया है, इट विल कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल टू मेंटेन द प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड विद द एग्जैक्ट प्रेशर। आ गई बात समझ में? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। डन हो गई इतनी बात। सो इसके दो फंक्शन आपको समझ में आए कि क्या करता है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और साथ ही साथ यूरिन का जो एक्सक्रीशन होता है उसको कम करा देता है। अब ध्यान से समझो, जो लोग बहुत ज़्यादा, ठंडी का समय है, मान लो ठंडी के समय पर आदमी बहुत ज़्यादा चाय पीता है, ठीक है। चाय पीने से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, यूरिन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा यूरिन होता है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा यूरिन क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि ये जो होते हैं, ध्यान समझना ना, कुछ डायूरेटिक्स के नाम बता रही हूँ मैं, ठीक है। डायूरेटिक्स कौन होते हैं? जो यूरिन को ज़्यादा बनवाएं, ठीक है। डायूरेटिक्स बहुत बनवाएं, जैसे कि दारू, हिंदी में लिखती हूँ ताकि बुरा लगे लोगों को, है ना, मेरे लेक्चर सबको दिखाना, दारू, ठीक है। जो बहुत ही लोग दारू पी के बिल्कुल लीवर सड़ाए रहते हैं, उनको ये दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। चाय, ठीक, कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी, ये जो होते हैं कुछ डायूरेटिक्स होते हैं, और अगर आप इनको बहुत ज़्यादा पिएंगे, ये इनसे बहुत ज़्यादा सुसु आती है। समझ में आई बात? आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा लोग शराब पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोग दारू पी लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा बार बाथरूम जाते हैं, ठीक है, बार बार बाथरूम जाते हैं। कभी सोचा कि आपने ऐसा क्यों होता है? क्यों दारू पीने के बाद जो है बहुत ज़्यादा सुसु आती है? क्यों ठंड में ज़्यादा चाय पीने के बाद ज़्यादा सुसु आती है? किसी भी सीज़न में ज़्यादा चाय पीने के बाद सुसु क्यों होती है? क्योंकि ये तीनों जो डायूरेटिक्स होते हैं बच्चों, इट विल सप्रेस द एडीएच। ये क्या करते हैं बच्चों? ये सप्रेस करते हैं एडीएच को, ठीक है। एडीएच को सप्रेस करोगे, मतलब एंटी डायूरेटिक्स को सप्रेस करोगे, तो यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगा। यूरिनेशन इंक्रीज क्यों हुआ बोलो? क्योंकि डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट ये दोनों ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही हैं। डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आपका ज़्यादा यूरिन से इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होंगे और पानी भी लॉस हो जाएगा। समझ आ गई बात? वैसोप्रेसिन जो है वो किसी भी तरीके, जो एडीएच हार्मोन होता है, वो किसी भी तरीके से आपके बॉडी में पानी को बचाने की कोशिश करता है। इवन द वैसोप्रेसिन ऑल्सो सप्रेसेस द स्वेट ग्लैंड, ठीक है। ये और क्या करता है बच्चों? सप्रेस द स्वेट ग्लैंड, ठीक है। तो इसने बहुत सारे काम किए, ये स्वेट ग्लैंड को भी सप्रेस करने का काम करता है। तो इसने क्या क्या काम किए? डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट से पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया ताकि बीपी मेंटेन रहे, और स्वेट ग्लैंड को क्या किया? आप ना सप्रेस कर दिया कि पसीना मत निकालो, नहीं तो बड़ा ही मर जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन टाइप का हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है बच्चों, ठीक है। एक बार मैं क्विकली बता दूं कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, देन विल मूव टू द एनसीईआरटी एंड द नोट्स। आ जाओ बच्चों। सो मैंने शुरू किया पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। मैंने एग्जैक्टली आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी की लोकेशन बताई कि कहाँ होती है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे एक्शंस करते हैं वो पता है आपको, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना कोई हार्मोन नहीं बनाती। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ nucleases, which is the group of cytone which secrete the different kinds of hormone. The first hormone which is secreted by the paraventricular nucleus is the oxytocin. ये मैंने आपको बताया।
सो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो एक मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है। आपको मैंने स्लाइड में ये बताया कि सिंथेसिस ऑफ मिल्क एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन प्रोलैक्टिन की वजह से होता है और रिजेक्शन ऑफ मिल्क जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी हमें यूटेराइन मसल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना होता है। ये ऑक्सीटोसिन की वजह से ही होता है, जिसकी वजह से बच्चा बाहर आता है। तो इट विल कॉज द लेबर पेन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन हार्मोन। उसके बाद मैंने आपको बताया एडीएच का एक्शन कि किस तरीके से एडीएच निकलता है और एडीएच कहाँ पर एक्शन करता है और पर्टिकुलर इस जगह पर एडीएच का क्या रोल होता है। फिर मैंने बताया कि एडीएच को वैसोप्रेसिन क्यों कहते हैं और फिर मैंने आपको बताया कि कुल मिला के वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायूरेटिक्स, जिसकी वजह से आपके शरीर में यूरिनेशन बढ़ सकता है। ठीक है, इसलिए हमें इन्हें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा यूरिन जाओगे तो भैया आपको पता है ज़्यादा चाय पीने से पेट जलता है, जेनाइटल ऑर्गन्स जलने लगते हैं, पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है बॉडी से। तो पानी डिहाइड्रेट होगी बॉडी तो डिहाइड्रेट होगी बॉडी तो आपको क्या होगा, जलन होगी। अब आपको एक और चीज़, डिहाइड्रेशन समझ में आ गया ना, तो बड़ी परेशानी थी, दारू वाले लोग ऐसे परेशान रहते। ठीक है, अच्छा अगर आपकी बॉडी में कलेक्टिंग डक्ट और क्या नाम है, इससे वाटर एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, वो आप समझ गए। अब आपको एक बीमारी के बारे में बताती हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, डिजीज़। ठीक है, थोड़ी सी डिजीज़ के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। देखो, अगर आपकी बॉडी में एडीएच स्टॉप हो जाए, ठीक है, एडीएच स्टॉप कब होता है ये ध्यान से समझो। आपको एक बीमारी होती है, द नेम ऑफ बीमारी इज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, इस बीमारी का नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। एक और होती है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, क्या है यार, टिंग टिंग टिंग, ठीक, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो बहुत सारे कारणों से हो सकती है। कैसे हो सकती है? हो सकता है कि पिट्यूटरी डैमेज हो गई हो। क्यों नहीं हो सकता है कि पिट्यूटरी क्या हो गई हो, डैमेज हो गई हो। पिट्यूटरी डैमेज हो जाएगी तो एडीएच निकलना पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्टॉप हो जाएगा, और अगर एडीएच स्टॉप हो गया तो आपको डायबिटीज इंसिपिडस होगा। डायबिटीज इंसिपिडस इज डिफरेंट फ्रॉम द डायबिटीज मेलाइटस। आई विल टेल द डिफरेंस इनटू द पैंक्रियास। ठीक है, इससे क्या क्या होता है बोलो, पॉलीयूरिया, ठीक है, और पॉलीडिप्सिया। ठीक है, पॉलीयूरिया एंड सेकेंड वन इज द पॉलीडिप्सिया। ठीक है, पॉलीडिप्सिया। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब पॉलीयूरिया का मतलब होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ठीक, एंड पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है फ्रीक्वेंट थ्रस्ट, फ्रीक्वेंट अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। समझ आ गई बात। सो एडीएच की कमी की, अच्छा मेलाइटिस में क्या होता है, पॉलीफेजिया भी होता है। जो पेशेंट होता है उसको बार बार भूख लगती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि पैंक्रियाज में कोई डैमेज हो जाए या बीटा सेल्स काम करे तो इंसुलिन का लेवल बॉडी में घटने लगता है, जिसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटिस होती है। डायबिटीज मेलाइटिस में सारे ये फंक्शन होते हैं। एक और होता है जिसे कहते हैं पॉलीफेजिया, जिसमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो डायबिटीज इंसिपिडस एक बीमारी है जो कि एडीएच के स्टॉप होने की वजह से होती है, जिसमें हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डैमेज हो गया होगा, ट्यूमर हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको डायबिटीज इंसिपिडस होता है, जिसमें बार बार, इवन इतनी बार बच्चों यूरिनेशन होता है। मैंने देखा है लोगों को, पता है आपको, यूरिन करके आए 2 सेकंड के बाद उनको लगेगा कि फिर से यूरिन जाना है। पूरे दिन प्यास, पूरे दिन सूसू, पूरे दिन उनका यही चलता रहता है। ठीक है, इतना फ्रीक्वेंट होता है कि उनको डायपर पहनाना पड़ता है, तो बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक, तो समझ गए आप लोग डायूरेसिस क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है, डायूरेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, क्यों दारू पीने के बाद आदमी को बार बार अर्ज ऑफ यूरिनेशन होता है, कौन सी बीमारी एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। So we have completed the neurohypophyseal hormone। अब मेरे बच्चों में आपको थोड़ी सी NCERT पढ़ा दूं, जो कि शायद मैंने कल पढ़ाई थी, बट ठीक है पढ़ा देती हूँ फिर से। ओके,
सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आइए देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इट इज़ द 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल ग्लैंड मेरे बच्चों। इट इज़ जस्ट लाइक द नर्वस टिश्यू, जैसे नर्व सिग्नल देती है तो टिश्यू काम करता है, तो वैसे यहाँ पर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हार्मोन लेके आ रहे हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से काम करवा रहे हैं। दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो स्फीनॉइड बोन पे दिखाई दे रही है, ठीक है। दो हार्मोन्स निकालते हैं। द नंबर 1 हार्मोन इज द ADH और वैसोप्रेसिन। इट एक्ट्स लाइक अ किडनी, ठीक है, इट एक्ट्स एट द किडनी, एट द किडनी, ठीक है। ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट के DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, यहाँ नहीं लिखा है पर मैं लिख देती हूँ। DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन करवाता है। इट रिड्यूसेस द डायूरेसिस, मतलब यूरिनेशन को रोकता है। तो यहाँ पर देखो आप, अच्छा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ये कैसे पता चलता है कि यूरिन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ये देखो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरोरिसेप्टर विच एनालाइज द प्रेशर. There are different types of osmoreceptor in the pituitary which get activated once the level of electrolyte and that water is less into your body. तो ये जो posterior pituitary पर बहुत सारे receptors होते हैं, baroreceptor which detect the pressure, which क्योंकि जब बहुत ज़्यादा dehydration होगा तो body का pressure reduce हो जाएगा, ठीक है। और osmoreceptor ये detect करते हैं, देखो receptor जो होते हैं उनसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सिग्नल आ रहे होते हैं। रिसेप्टर जो होते हैं उनको सिग्नल कौन देता है? न्यूरोट्रांसमीटर। सो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं या न्यूरॉन्स हर पार्ट से लगे होते हैं। न्यूरॉन सिग्नल लेके आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास और बोलते हैं भैया भैया बाबा राम राम कुछ करो, आप तो कुछ करो, करके दिखाओ, ठीक है। और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ADH हार्मोन निकालने लगती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्या होता है? हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH। अगर ADH कम निकलेगा तो क्या होगा बताइए? डायबिटीज इंसिपिडस, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, लो बीपी भी लो होता है। भैया देखो सीधी बात है कि पानी निकलेगा और इलेक्ट्रोलाइट निकलेंगे तो बीपी तो रिड्यूस होना ही है, ठीक है। देखो लोग कहते हैं ना कि जब ज़्यादा कम बीपी रहता है तो लोगों को नमक खिलाते हैं, यही कारण है कि जब पसीना निकलता है, पेशाब निकलती है तो इलेक्ट्रोलाइट, भाई नमक तो लॉस होता ही है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, पीटोसिन इसको दूसरा कहते हैं, ठीक है, और इसे हम लेबर पेन वाला हार्मोन कहते हैं या इसको हम पार्चुरेशन हार्मोन भी कह सकते हैं। स्टिमुलेट द रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द नॉन स्टेटेड जो आपके कंट्रोल में नहीं है ऑफ यूटेराइन वॉल। दिस हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द मदर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कंट्रोल ऑल द साइड्स ऑफ एल्विलाई ऑफ मेमोरी ग्लैंड। एल्विलाई को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे मिल्क जो होता है वो मेमोरी ग्लैंड से बाहर आ जाता है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क इजेक्शन हार्मोन, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे देखें। अब मिल्क इंजेक्शन जो हार्मोन होता है, ये मैंने आपको बताया ना कि जो ऑक्सीटोसिन होता है ना वो माँ का प्यार बच्चे के प्रति बताता है। इसलिए जो माँ होती है ना वो बच्चे की डिलीवरी के बाद एक साइको टाइप की हो जाती है। उनको लगता है उनका बच्चा रो ही रहा है और पगला, जैसी बच्चे की आवाज़ सुनती रोने की तो वो पगला जाती हैं। तो ऑक्सीटोसिन माँ की इमोशंस को भी कंट्रोल करता है बच्चों, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये देखो प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन निकाल रही है जिससे मेमोरी ग्लैंड में मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकल रहा है जिससे मिल्क इजेक्ट आउट हो रहा है। समझ में आई बात? आगे बढ़े। नाउ अब NCERT देखो, यहाँ से NCERT का देखो कहाँ से अपन को पढ़ना है, यहाँ से। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स एज ऑन द स्मूथ मसल ऑफ बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आई बात समझ में? इन फीमेल इट स्टिमुलेट द विगरस मतलब बहुत तेज। मतलब आपको पता है कि बच्चे की डिलीवरी के दौरान मदर को ऐसा फील होता है जैसे कि शरीर की सारी हड्डियों को 13 बार तोड़ दिया गया हो। तो इट इज़ अ वेरी विगरस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूटरस एट द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो जिनको नहीं होता लेबर पेन उनको इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्सीटोसिन के कि हो जाए, उसके बाद भी नहीं होता तो फिर सीजेरियन करके निकाल लिया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। उसके बाद दूसरा हार्मोन कौन सा है? वैसोप्रेसिन एक्ट, अच्छा यहाँ तक तो हो गया। वैसोप्रेसिन एक्ट मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेटेड द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टिल कॉन्वलेटेड एंड देयर बाय रिड्यूसेस, कलेक्टिंग डक्ट भी याद रखना, एंड देयर बाय रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन, ठीक है। आ गई बात समझ में? नाउ हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, ज़्यादा सूसू को रोकने वाला हार्मोन। इसलिए आदमी कभी ऐसा नहीं होता, देखो नॉर्मली यूरिन कितना प्रोड्यूस होता है, कितना यूरिन आप पूरे दिन में बनाते हैं? 1.5 से 2 लीटर। अगर ADH नहीं होगा तो इसका आप 10 टाइम्स कर लो, मतलब 20 लीटर यूरिन तुम जो है तो दिन में निकालेगा। 20 लीटर पानी पीता है, तुम बताओ कि 20 लीटर यूरिन निकाल दोगे तो तुम मर जाओगे, सीधी बात ये है। 5 लीटर पानी तो पीता नहीं, 20 लीटर यूरिन कैसे निकाल दोगे? तो अल्टीमेटली जो रीएब्जॉर्प्शन का फिनोमिना है वो बहुत
बहुत ही ट्रिमेंडसली डिज़ाइन है आपकी बॉडी में, तो आपकी पानी सब हम सोख लेते हैं जितना भी, सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन निकालते हैं हम पूरे दिन में। तो इसलिए ADH होना बहुत ज़रूरी है, विच इनिशिएट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द DCT एंड इम्पेयरमेंट ऑफ इफेक्टिव सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ ADH। अगर ऐसा हो गया तो किडनी फिर रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी और बहुत ज़्यादा पानी से लॉस होगा बॉडी से, और इस बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसलिए ये देखो 2 प्रकार की डायबिटीज़ है, मेलाइटस और इंसिपिडस, बताया मैंने अभी आपको। तो अगर ये किसी को है तो बार बार वो बाथरूम जाएगा और बार बार उसको भाई पानी निकलेगा तो प्यास लगेगी, सीधी बात है, क्योंकि पानी निकलेगा तो नमक निकलेगा, और नमक जब आपकी बॉडी में कम हो तो आपको थ्रस्ट लगता ही लगता है। ऐसी बीमारी का क्या करें? कुछ नहीं कर सकते बच्चों, ऐसी बीमारियों का कुछ इलाज नहीं होता। हम लोग ADH का ऐसा कोई आर्टिफिशियल सिस्टम भी अभी तक शायद नहीं बना पाए हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी बच्चों। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन। अगर मेरे वीडियोस को ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन। वहाँ पर लेक्चर अच्छे से अरेंज मैनर में आपको मिल जाएंगे, आसानी से आप देख सकते हैं, जिससे आपकी स्टडी बहुत ही ईजी, बीजी एंड इफेक्टिव होगी और आप कम समय पर ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएंगे। सो दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड इट्स हार्मोन। अगली क्लास में हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तब तक घर पे रहो, सेफ रहो, अपना ध्यान रखो बच्चों। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।